हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्राचीन शहर है। ये जो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ये सभी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहे, चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का अंतर्गत रखा गया है। अब जो देखो, इतिहास के 3 कालखंड होते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सिंधु नदी के तट पर बसी है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई जो थी हड़प्पा शहर से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब जो देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें बहुत सारे नगर पाए गए हैं, लगभग 300 से भी अधिक नगर है। वो कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत सारे नगर थे ऐसे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। बहुत सारे नगर पाए गए हैं, यहाँ यहाँ बहुत सारे नगर थे जो 300 से भी अधिक थे। लेकिन इन 300 में से सबसे पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, हड़प्पा शहर की हुई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी हड़प्पा शहर के नाम पर ही नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा शहर दोनों का। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, इस तरीके से है, और इसका जो ये क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ये इसका काल निर्धारण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। अब शहरी सभ्यता कहने का मतलब दोस्तों आपको समझा देता हूँ। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत सारे सभ्यता चल रहे थे, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। बहुत सारे सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समय चल रही थी, लेकिन वो सभी ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी सभ्यता उसमें से ये सिंधु घाटी सभ्यता ही एक थी बस। इसलिए यहाँ पे लिखा है ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वो उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता ही एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया। अब चलिए ये देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। यह उत्तर में मांडा, इसके उत्तर में मांडा था जो जम्मू कश्मीर में बसा है, दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में बसा है, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बसा है, और पश्चिम में सुतकागेंड और पाकिस्तान में बसा है। यहाँ तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। यह सभ्यता स्वराष्ट्र राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत थी। ये सभ्यता इतने क्षेत्रों में विस्तृत थी, स्वराष्ट्र राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में। सब यहाँ पे देखो, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार समझाने के लिए आपके लिए एक सेट तैयार कर रखा है। तो चलिए समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा बसा था, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये डास्क नदी के किनारे बसा था। दक्षिण में बसा है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये प्रवरा नदी के किनारे है। पूरब में है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में 300 से भी ज़्यादा स्थल में देखने को मिले हैं, 300 से भी ज़्यादा स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन इसमें से जो प्रमुख स्थल है वो ये है। तो चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। और इन्हीं से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको 300 से भी जो अधिक मिले उनसे आपको उतना नहीं देखना है, आपको इतना ही देखना है। इतना ही जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक जो किसी भी एग्जाम में, तो इतने ही के बारे में समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में समझ लेते, उसके बाद मोहनजोदड़ो, एक एक करके सभी के बारे में समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हड़प्पा के बारे में समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा शहर के बारे में। यहाँ पे आप ध्यान ध्यान देंगे दोस्तों कि ये बस हड़प्पा शहर है, हड़प्पा सभ्यता नहीं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट है हड़प्पा शहर। तो चलिए हड़प्पा शहर के बारे में समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको पीछे समझा दिया है, अब उसी का एक पार्ट है हड़प्पा शहर। तो समझते हैं। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में है दोस्तों। और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। ये माउंट गुमरी जिला में स्थित है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा शहर के लोगों ने किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा शहर के लोगों ने किए थे। हड़प्पा शहर। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। देखिए दोस्तों, अब हड़प्पा शहर जो है वो बहुत बड़ी शहर थी। मोहनजोदड़ो के बाद दूसरी सबसे बड़ी शहर हड़प्पा शहर थी। तो यहाँ से ऐसे तो नहीं थी कि कुछ मिलेगी ही नहीं, वहीं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उनमें से जो मैंने लिखा है वही इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है दोस्तों, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछता है। और आजकल आप जानते हैं ये कंपटीशन कितना हो गया है कि आप ज़्यादा नॉलेज रखेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जितना एग्जाम में पूछता है उतना ही रखेंगे तो आप निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कुम्हार का चाक। हड़प्पा सभ्यता में कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी की ताबूत मिली है। RH-37 कब्रिस्तान, उस जमाने में कब्रिस्तान मिला है दोस्तों, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने से ही दफनाने की क्रिया चली आ रही है। हाथी की खोपड़ी मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह कुछ ऐसा होता है दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह इस तरीके से होता है, और इस तरीके से भी स्वास्तिक चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे भी होता है। तो इस तरीके वाले से स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है, हड़प्पा शहर में मिला है। ये ऐसा वाला स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा शहर में मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो शहर है वो है मोहनजोदड़ो। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा दूसरी सबसे बड़ी शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में इतना ही, तो हाँ इतना ही, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसे मैंने पहले ही बता रखा है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मैंने वो ऑफिशियल वीडियो मोहनजोदड़ो के लिए बनाई है, जिसमें कि मैंने मोहनजोदड़ो का एक एक टॉपिक करा रखा है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। इस वीडियो में यदि मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बताने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने पहले ही एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है, आप जाकर उसे देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो शहर है वो है चनहुद्रो। तो चलिए चनहुद्रो के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसके खुदाई 1921 में गोपाल मजमूदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह औद्योगिक शहर होने के साथ साथ एकमात्र दुर्ग रहित शहर भी है। अब दुर्ग रहित शहर का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी शहर थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, उन सबको चार दीवारी से घेरा गया था। सभी को चार दीवारी यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री दी गई थी सभी को। ये मान लेते हैं कोई शहर हो गया, इसकी चार दीवारें चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। ये कोई शहर हो गया, इसके चारों ओर से घेर दिया जाएगा। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है ही, लेकिन ये चनहुद्रो थी, ये चनहुद्रो शहर को चारों तरफ से नहीं घेरा गया था, इसकी चार दीवारें नहीं की गई थी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये दुर्ग रहित शहर है। दुर्ग का मतलब होता है कि चारों तरफ से बाउंड्री दिए गए शहर को दुर्ग कहते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। चनहुद्रो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। क्या क्या मिला है देख लेते हैं। तो लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक आज के ज़माने जैसा मिला है तो नहीं,
उस समय पहले के लोग फूलों की या फिर किसी पौधे को लिपस्टिक के रूप में प्रयोग करते थे। शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का पग चिन्ह, यानी कि किसी कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है उसका पग चिन्ह, पाँव के निशान उखड़े हुए, वो भी मिला है। अब अगला शहर देख लेते हैं। अगला शहर है रोपण। तो आइए रोपण के बारे में समझ लेते हैं। रोपण की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है, हमने देख लिया। अगला शहर देख लेते हैं। अगला शहर है बनवाली। तो बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ घरों में सोख्ता मिला है। बनवाली में घरों में सोख्ता मिला है। सभी शहर में बाहर में सोख्ता मिला है और सड़कों के किनारे नाले मिली है। लेकिन यहाँ जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सभी शहरों में सड़कें पहले बनाई गई थी और सड़कों के किनारे इस तरीके से नालियाँ बनाई गई थी, नालियाँ। लेकिन यहाँ ना जल निकासी यानी कि नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। नालियाँ जैसे कि हमारे यहाँ पे सड़क हो गया, लेकिन नालियाँ यहाँ से लाकर सड़कों को काटते हुए लेकर चले जाएंगे और यहाँ से लाकर ऐसे कैसे भी नालियाँ निकाल देंगे। दोस्तों, नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। बाकी शहरों की सड़कें 90 डिग्री पर थी, ऐसे इस तरीके से थी। बाकी शहरों की सड़कें कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से थी बाकी शहरों की सड़कें। यहाँ पे 90 डिग्री बनाती थी सभी सड़कें। लेकिन ये जो बनवाली की सड़क है उसका शहर सुव्यवस्थित नहीं है। वो जिस तरीके से मर्जी वैसे ही बसा दिए हैं इसे। जैसे कि कोई सड़क हो गया, इधर से आ रहा है, इधर से काटेगा लेकिन इधर चला जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं कटा है, इधर से आकर इधर घूम गया, इधर फिर चला गया। इस तरीके से वहाँ की सड़कें मिली है। अनुमानतः यह पूरी नगर सुव्यवस्थित नहीं थी। अब इतना सब बेकार चीज़ें मिली कि क्या हम अनुमान लगाएंगे कि यह सुव्यवस्थित शहर नहीं थी। अब अगला शहर देख लेते हैं। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, काली मिट्टी की चूड़ी, हल जुता हुआ खेत एवं हवन कुंड मिले हैं। यहाँ से इतनी सारी वस्तु मिली है, आपको याद रखना है। यह राजस्थान में स्थित है। इसकी खुदाई BK थापड़ तथा BB लाल ने की। इसकी खुदाई 2 लोगों ने की। कौन कौन? तो BK थापड़ तथा BB लाल ने। और यह सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो कालीबंगा का समाप्त हुआ। आगे देख लेते हैं। अगला शहर है धौलावीरा और सुरकोटदा। धौलावीरा और सुरकोटदा के बारे में भी समझ लेते हैं। यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा क्या है? तो सबसे बड़ा स्थल है। मैंने मोहनजोदड़ो आपको बताया था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और यह सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्थल और शहर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे भारत के सबसे बड़ी शहर हम पूछेंगे आपसे तो आप क्या जवाब देंगे? दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, इन सभी शहरों के बारे में आप बताएंगे। लेकिन यदि मैं आपसे सबसे बड़े स्थल की बात करूं तो आपके दिमाग में ख्याल आएगी राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा स्थल है लेकिन शहर नहीं है। वैसे ये भी था, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था लेकिन सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सुरकोटदा के बारे में देख लेते हैं। तो यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। यहाँ कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डियाँ मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। उत्खननकर्ता का नाम दोस्तों आपको याद रखना है। अब अगला शहर है लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर अगला शहर है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खुदाई SR राव ने किया। लोथल की खुदाई किसने की? तो SR राव ने की। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार को संकेत है। और फारस की मुहर लोथल में कैसे आई होगी? तो कहीं ना कहीं ये विदेशी व्यापार का संकेत करती है कि व्यापार के द्वारा फारस की मुहर यहाँ तक चली आई है।
अब रंगपुर को देखते हैं, तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। यह धान के भूसी के साक्ष्य, यहाँ धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में बस इतना ही जानना है कि ये कहाँ स्थित है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, बस रंगपुर खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं या फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये एक नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब यहाँ की सड़कें जो थी कुछ इस तरीके से काटती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें इस तरीके से जाती थी। कुछ ये सीधी कोई सड़क गई और इधर से कोई सड़क आकर ऐसे काट देगी। अब यहाँ से फिर कोई सड़क आई और इसे काट दी, फिर यहाँ से कोई सड़क आई इसे काटी। कुछ इस तरीके से यहाँ की सड़कें मिलती थी। ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, कुछ इस तरीके से सड़कें होती थी। यहाँ विदेशी व्यापार भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, तो विदेशी व्यापार भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। समाज मातृसत्तात्मक का क्या अर्थ है समझिए। जैसे कि हमारा आज का समाज है वो पितृसत्तात्मक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पर भी जाए तो हमें किसका नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं। क्यों, तो आज का हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, माता का नाम ही कोई नहीं बताता है। क्यों, तो आज के समाज में पिता को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है ना कि माता को, इसलिए आज का समाज हमारा पितृसत्तात्मक है। लेकिन उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, उस समय माता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों के चित्र मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी उस जमाने की एक जानवर था जो कि जिसका एक सींग था, जो कि इस जमाने के गेंडे से मैच होता है। लेकिन वो गेंडा नहीं है दोस्तों, लेकिन इस जमाने के गेंडे से मैच होता है। मुहरों को बनाने में सेल खरी का प्रयोग हुआ था। उस जमाने के जो मुहर हुआ करते थे उसको बनाने में सेल खरी का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था, किंतु यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वहाँ कांसे का प्रयोग होता था। किसी भी चीज़ को बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता था, कांसे के। लेकिन आज के ज़माने में लोहे का प्रयोग होता है। वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ बर्तनों को बनाने में लाल रंग का प्रयोग होता था। वहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें लाल रंग भी डाल दिए जाते थे ताकि वो सुंदर दिखे। उसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। यहाँ के लोग कृषि भी किया करते थे, पशुपालन भी करते थे, किंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, लेकिन वे लोग कृषि और पशुपालन भी करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ तो आखिर इसका विनाश कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता इतना ही समय तक क्यों चली, उसके बाद क्यों नहीं चली, आखिर उसका विनाश कैसे हो गया, तो समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। अब जो इसकी खोज करते हैं उनके अलग अलग मत है। कोई बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पतन भूकंप से हुई, कोई बोलता है कि जलवायु परिवर्तन से हुई, कोई बोलता है बाह्य आक्रमण से हुआ, कोई आग लगने से, कोई भूतात्विक परिवर्तन से। सभी इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं अपने। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सबसे संबंध में विभिन्न विद्वानों में की निम्नलिखित राय है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में अलग अलग विद्वान अपने क्या क्या मत देते हैं, क्या क्या बोलते हैं विद्वान कि सिंधु घाटी सभ्यता के कैसे पतन हुआ। तो चलिए कुछ प्रमुख मत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण में कुछ प्रमुख विद्वान के मत। तो प्रमुख भूगर्भ शास्त्री दयाराम साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन था। यानी कि जो सिंधु नदी के जल थे वो दूसरी दिशा से सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बहने लगी, जिससे कि इस सभ्यता का अंत हो गया। इस समय संभवतः रावी एवं सिंधु नदी की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। मार्शल मोके और एस.आर. राव का भी यही मत है। मार्शल मोके और एस.आर. राव भी इसे समर्थन देते हैं। किसे, तो दयाराम साहनी को, कि हाँ ये सभ्यता जल प्लावन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जल को दूसरी तरफ मुड़ जाने से इस सभ्यता का अंत हुआ।
तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब जो दूसरा मत है वो है भूकंप। तो भूकंप को भी समझ लेते हैं। डेल्स लेमरिक तथा राइक्स का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ। इस समय संभवतः रावी और सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। मार्शल मुके और एसआर राव का भी यही मत है। हमने पहले इसे पढ़ रखा है, ये भूकंप टॉपिक का नहीं है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अगला है हमारा भूकंप। तो भूकंप तो हमने खत्म कर दिया। चौथा है जनसंख्या में वृद्धि। चौथा टॉपिक है जनसंख्या में वृद्धि। तो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि होने से आय में कमी, अनाज में कमी इत्यादि चीज़ों में कमी हुई, अतः यहाँ के लोग कहीं और चले गए तथा उनकी सभ्यता बेआश्रित और नष्ट हो गई। परंतु इस कथन का कोई प्रमाण नहीं है। अब ये जनसंख्या में वृद्धि है, इसे बस कहा ही जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से नॉलेज मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।